नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक के युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सरकार चोरी की थी और सरकार ने सिर्फ चोरी की। इनको 40 नंबर बहुत अच्छा लगता है। 4 साल इन्होंने 40-40 आपको याद दिलवाया। चुनाव में इनको आप 40 नंबर याद दिला दीजिए। बीजेपी को 40 सीटें दिला दीजिए और कांग्रेस के लिए 150 सीटें दिलवा दीजिए। कर्नाटक में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेते हुए उनकी दोनों सरकारों पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को कर्नाटक को समझाना चाहिए कि इन्होंने 40% की भ्रष्ट सरकार के बारे में क्या किया, कितने लोगों को पीएम ने गिरफ्तार करवाया, उन्होंने कितनी जांच करवाई। राहुल ने कहा कि पहले पीएम कहते थे कि डबल इंजन की सरकार। सवाल है कि 40% से कौन से इंजन को क्या मिला, कर्नाटक के इंजन को कितना पैसा मिला, दिल्ली के इंजन को क्या पैसा मिला, पीएम जवाब दें। कर्नाटक में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने मारा है। आतंकवाद क्या होता है, क्या करता है, मैं पीएम से बेहतर समझता हूं। बता दें, पीएम मोदी ने कांग्रेस को आतंकवादियों का समर्थक बताया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने यह पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि हजारों वर्षों से लोग, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं। हजारों वर्षों से जुड़कर एक भारत और श्रेष्ठ भारत को साकार कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें एक भारत और श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए समर्पित श्री बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने सावरकर का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सावरकर का अपमान करती है। अरे राहुल गांधी, 10 जन्म जिंदा रहोगे तो भी सावरकर जितना बलिदान नहीं दे पाओगे। बता दें, 10 मई को कर्नाटक में चुनाव से पहले रैलियां और चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश और समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। बता दें, अखिलेश यादव कांग्रेस के उस बयान पर बोल रहे थे जिसमें पार्टी ने कहा था कि अगर कर्नाटक में वो जीतती है तो बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन कर देगी। समाजवादी पार्टी ने अब कहा कि जो संगठन देश और समाज में नफरत फैला रहे हैं उन्हें बैन कर देना चाहिए। एक समय था जब वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को भी बैन कर दिया था। बता दें, कांग्रेस के इस वादे के बाद बीजेपी लगातार इसी बहाने सांप्रदायिकता के एंगल से वोट मांग रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारना चाहने पर कहा कि कांग्रेस के आरोपों की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आरोपों को गंभीरता से लिया है, हम हर पहलू की ठीक से जांच कराएंगे, कानून भी अपना काम करेगा। बता दें, कांग्रेस ने कहा था कि साफ है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। कर्नाटक चुनाव में आने वाले हार का सामना कर रही 40% कमीशन वाली सरकार ने हमारे माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे परिवार को मारने की साजिश रचकर एक नए निम्न स्तर को छू लिया है। ये श्री मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं बल्कि हर कन्नडिगा के सम्मान और जीवन पर हमला है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि बीजेपी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने चित्रपुर के भाजपा उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ और एक भाजपा कार्यकर्ता के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है। इसमें राठौड़ को ये कहते सुना जा सकता है कि वो खड़गे परिवार को खत्म कर देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में अन्य नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुरजेवाला ने दावा किया कि उनकी पार्टी पर कन्नडिगों द्वारा बरसाए जा रहे चौतरफा आशीर्वाद से बीजेपी भयभीत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि मित्रों, भाजपा द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की कुटिल और कुत्सित साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा, ये सब चित्रपुर से भाजपा के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम बोम्मई के चहेते भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बेंगलुरु में मेगा रोड शो हो रहा है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में एक व्यक्ति भगवान हनुमान के वेश में दिखा। बेंगलुरु दक्षिण के सोमेश्वर भवन आरबीआई ग्राउंड में
मल्लेश्वरम के सांके टैंक तक निकाले जाने वाले इस रोड शो के लगभग 3.5 घंटे में पूरा होने की संभावना है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान के तहत मोदी का रोड शो रविवार को भी आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस भाषण की तीखी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 साल पहले भारत घुटने के बल चलता था, अब दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट को रीट्वीट कर कहा कि भाजपा अध्यक्ष का ये बयान बेहद ही घटिया और भारतीय को अपमानित करने वाला है। मेरा भारत देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। केजरीवाल के जिस वीडियो को टैग करते हुए ट्वीट किया गया है उसमें जेपी नड्डा ये बोलते हुए दिख रहे हैं, 9 साल पहले कैसा भारत था? भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाने वाला भारत था, फैसला नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था? घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सीबीआई और ईडी उसे वोट नहीं दिला पाएंगे। ममता ने विपक्षी दलों से साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की अपील की है। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में ममता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये एजेंसियां उसे वोट नहीं दिला पाएंगी। बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाव में जो लोग दलीलें दे रहे थे कि यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वालों का ब्यौरा कहां है, उन्हें अब तगड़ा झटका लगेगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली 7 में से 2 महिला पहलवानों ने पुलिस को दी गई शिकायत में कई बार यौन उत्पीड़न किए जाने का जिक्र किया है। रिपोर्ट के अनुसार यौन उत्पीड़न और दुराचार की कई घटनाओं में छेड़छाड़, गलत तरीके से स्पर्श और शारीरिक संपर्क शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि इस तरह के यौन उत्पीड़न टूर्नामेंट के दौरान वार्म अप और यहां तक कि नई दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में भी किया गया। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 7 में से 2 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 11 अप्रैल को दर्ज की गई 2 अलग अलग शिकायतों में कम से कम 8 घटनाओं का जिक्र किया गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने रिकॉर्ड पर रखा है कि कैसे ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर उनके सांस लेने के पैटर्न की जांच करने के बहाने से उन्हें गलत तरीके से छुआ और यौन उत्पीड़न किया। महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव और इससे करियर पर पड़ सकने वाले असर की वजह से उन्होंने इस यौन उत्पीड़न के बारे में पहले बात नहीं की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अपनी शिकायत में रेसलर 1 ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न की कम से कम 5 घटनाओं को दर्ज किया है। एक घटना 2016 में एक टूर्नामेंट के दौरान एक रेस्तरां में हुई थी, जब ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर उनकी छाती और पेट को छुआ था। रेसलर 1 ने आरोप लगाया है कि इसी तरह की घटना 2019 में एक अन्य टूर्नामेंट में हुई थी, जहां सिंह ने एक बार फिर वैसी ही हरकत की थी। उस महिला पहलवान का ही आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह ने 21 अशोक रोड स्थित अपने बंगले में भी उन्हें गलत तरीके से छुआ। इसी आवास में भारतीय कुश्ती संघ का दफ्तर भी है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा था, पहले दिन ब्रजभूषण ने उनकी सहमति के बिना उनकी जांघों और कंधे को छुआ और जब उन्हें 2 दिन बाद डब्ल्यूएफआई कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो ये कहते हुए कि वह उसके सांस लेने के पैटर्न की जाँच करना चाहते हैं, ब्रजभूषण ने उनकी छाती और पेट को गलत तरीके से छुआ। ब्रजभूषण के खिलाफ दर्ज शिकायत में पहलवान ने आरोप लगाया है कि 2018 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रजभूषण सिंह ने पहलवान 1 को लंबे समय तक कसकर गले लगाया और एक अन्य टूर्नामेंट के दौरान उस पहलवान को तो झटक कर गले से अलग करना पड़ा क्योंकि ब्रजभूषण का हाथ उनकी छाती के करीब था। दूसरी शिकायतकर्ता रेसलर 2 ने आरोप लगाया है कि जब वो वार्म अप कर रही थी तो ब्रजभूषण सिंह ने 2018 में उसकी सहमति के बिना उनकी जर्सी उठा दी और ये कहते हुए कि वह सांस लेने की पैटर्न की जांच करना चाहते हैं, उनकी छाती और पेट को छुआ था। पहलवान ने कहा है कि वो इस घटना के बाद परेशान थी। इस पहलवान ने आरोप लगाया है कि दूसरी घटना 1 साल बाद ब्रजभूषण सिंह के अशोक रोड स्थित डब्ल्यूएफआई कार्यालय में हुई। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि जब उन्होंने कार्यालय में प्रवेश किया तो ब्रजभूषण सिंह ने कथित तौर पर दूसरों को निकलने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर महिला पहलवान को पकड़ने की कोशिश की।
इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि इन दोनों पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी शिकायतों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इधर कई फोन कॉल के बावजूद ब्रजभूषण सिंह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। क्रिकेटर नीतीश राणा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार के दिन जब वे अपने काम से वापस लौट रही थी तब 2 मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कों ने उनकी कार का पीछा किया। उनकी शिकायत के बाद 2 में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राणा की पत्नी साची मारवा दिल्ली के कीर्ति नगर में काम के बाद घर वापस लौट रही थी। उसी समय 2 लोगों ने मोटरसाइकिल से उनका पीछा किया। आरोपियों ने उनकी कार के बगल में आकर कार को टक्कर मारना शुरू कर दिया। मारवा ने इस घटना का वीडियो बनाया और फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया। वांटेड आतंकवादी और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मालिक सरदार सिंह को शनिवार सुबह पाकिस्तान के लाहौर में कथित तौर पर गोली मार दी गई। उसकी शनिवार सुबह पाकिस्तान के लाहौर में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलगाववादी संगठन दल खालसा के नेता कमरपाल सिंह ने हमले में परमजीत सिंह पंजवार के मारे जाने की पुष्टि की। कमरपाल ने कहा कि हमारी जानकारी के मुताबिक वो मॉर्निंग वॉक पर थे। उसी दौरान 2 बंदूकधारियों ने उसे गोली मार दी। 1960 में तरन तारण के पंजवार गांव में जन्मा परमजीत सिंह पंजवार KCF का प्रमुख था। उसे UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वो पाकिस्तान के लाहौर में रहता था और वहीं से काम कर रहा था। पंजाब पुलिस द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तार टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार भावना किशोर को शनिवार को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। उन पर गाड़ी से धक्का मारने और दलित महिला के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। टाइम्स नाउ ने पंजाब पुलिस की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दिया और कहा है कि केजरीवाल सरकार के खिलाफ इसके ऑपरेशन शीश महल के बदले में ये गिरफ्तारी की गई है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि पंजाब की अदालत ने प्रथम दृष्टया उस टीवी रिपोर्टर को दोषी पाया और 19 मई तक हिरासत में भेज दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और टाइम्स नाउ चैनल दलित विरोधी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें अदालत पर भरोसा नहीं है। मणिपुर हिंसा में मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। राज्य के चुराचंदपुर में उस समय 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब सुरक्षा बल इलाके से मेइती लोगों को निकाल रहे थे। मेइती लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि कुकी और मेइती के बीच झड़प हुई है और उन समुदायों के एक दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को निकाला जा रहा है। इस बीच IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने कहा है कि इम्फाल में लेमिनथांग हाओकिप के रूप में पहचाने गए एक कर सहायक की हत्या कर दी गई है। उन्होंने ट्वीट किया है, कोई कारण या विचारधारा ड्यूटी पर एक निर्दोष लोक सेवक की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती है। इसके साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि मणिपुर हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है। मणिपुर में कुकी और मेती समुदायों के बीच जारी हिंसा के बीच देश भर के ईसाई संगठनों ने शांति की अपील की है। इसके साथ ही इसने कहा है कि ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने कहा है कि विभिन्न समूहों के बीच एक शक्ति संघर्ष की वजह से हिंसा, आगजनी और जीवन की हानि हुई है। इसने रविवार को सभी चर्चों को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सामूहिक प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच बेंगलुरु के मेट्रोपॉलिटन आर्क बिशप और भारत के कैथोलिक समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति रेवरेंड डॉक्टर पीटर मचांडो ने ईसाइयों को निशाना बनाए जाने पर चिंता जताई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने कहा, गहरी चिंता की बात है कि हम उत्तर पूर्व में मणिपुर के शांतिपूर्ण राज्य में ईसाइयों को निशाना बनाए जाने और उत्पीड़न किए जाने के मामले को फिर से देख रहे हैं, जहां ईसाई आबादी 41% है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग पर चल रहे विवाद के बीच अब RSS की एक संस्था ने सर्वे कराया है। RSS की महिला शाखा से संबंध संवर्धनी न्यास के एक सर्वे के अनुसार कई डॉक्टरों और संबंध चिकित्सा पेशेवरों का मानना है कि समलैंगिकता एक डिसऑर्डर यानी बीमारी है और यदि समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया जाता है तो ये समाज में और बढ़ेगा। RSS से जुड़ी संस्था का ये सर्वे तब आया है जब समलैंगिक शादी का मामला अदालत में है और संविधान पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए सहमत है कि क्या समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि विवाह के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता का सवाल इसमें शामिल नहीं है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों को चुनौती दी कि वो उनके खिलाफ एक पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ढूंढकर दिखाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो मुझे सार्वजनिक तौर पर फांसी पर लटका दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको यानी कि पीएम मोदी को कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, मुझे चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन ये रोज रोज की नौटंकी और तमाशे बंद कर दें। द केरला स्टोरी फिल्म काफी विवाद के बीच शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। खुद राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सुबह ट्वीट के जरिए इसे लेकर अनाउंसमेंट की है। उन्होंने ट्वीट किया, द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसने आतंकवाद के भयावह सच को उजागर किया है। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया गया है। वहीं इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में इस्तेमाल होने वाली कानूनी शब्दावली को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस योजना पर काम कर रहा है ताकि कोर्ट के अंदर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल हो जिससे किसी को किसी शब्द को लेकर बुरा ना लगे, किसी को ये ना लगे कि उसका उपहास उड़ाया गया है। इसके साथ ही डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर भी बड़ा बयान दिया। दरअसल कोर्ट की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें जज वकील को डांट रहे होते हैं या फिर वकील जज को समझाते हैं। इसको लेकर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की क्लिप है जिसमें न्यायाधीश आईएएस अधिकारी से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं है उचित कपड़े पहने, या गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश वकील से पूछ रहे हैं कि वो अपने मामले के लिए तैयार क्यों नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह गंभीर चीज़ें हैं। अदालत में जो होता है वो बेहद गंभीर मामला है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।